अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा डरावना कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने खड़ा है आज। डरावना बिल्कुल सही शब्द है इस स्थिति के लिए। वही तो। आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत एक छोटी सी एवरीडे ऑब्जर्वेशन से करते हैं। आजकल किसी भी दुकान पर सामान लेने जाओ तो पेमेंट बस एक टैप या स्कैन में हो जाती है। हाँ, सब कुछ कितना आसान और सीमलेस लगता है अब। और इस आसानी का असर आंकड़ों में साफ दिखता भी है। अगर हम पिछले साल यानी 2025 की बात करें तो हमारे देश के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने सफलता के सारे नए रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये आंकड़े वाकई अगर हम इन पर गौर करें तो लाजवाब है। 2025 में यूपीआई ने 228 बिलियन यानी 22,800 करोड़ 22,800 करोड़ ट्रांजैक्शंस का आंकड़ा पार कर लिया और इनकी कुल वैल्यू लगभग 300 लाख करोड़ रुपए रही। सिर्फ दिसंबर का महीना ही देख लीजिए, जहां रोज लगभग 69.8 करोड़ यूपीआई पेमेंट्स हुए। ये आंकड़े सच में दिमाग घुमाने वाले हैं। एक दिन में लगभग 70 करोड़ ट्रांजैक्शंस। लेकिन इस चर्चा का असल मुद्दा ये चमकती हुई डिजिटल क्रांति नहीं है। इसके पीछे एक बहुत डरावना काला सच छुपा है। वो सच जो सिर्फ 2024 में ही 22,800 करोड़ रुपए के नुकसान के रूप में सामने आया। 22,800 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सारा पैसा साइबर फ्रॉड और डिजिटल स्कैम्स में लोगों ने गंवा दिया। जब कोई टेक्नोलॉजी इतने बड़े पैमाने पर सफल होती है तो वो सिर्फ आम नागरिकों को आकर्षित नहीं करती, बल्कि अपराधियों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचती है। यही तो कॉन्ट्रास्ट है जिसके बारे में मैं शुरुआत में बात कर रहा था। एक तरफ हमारा यूपीआई हमारी जिंदगी का डिजिटल वॉलेट बन गया है, लेकिन दूसरी तरफ चोरों ने इस तिजोरी को तोड़ने के लिए नए और कहीं ज्यादा खतरनाक डिजिटल हथौड़े बना लिए हैं। सही कहा, और इन्हीं नए तरीकों को समझना जरूरी है। इसीलिए हमने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मास्टरकार्ड, ग्रिड लाइंस और दूसरी कई अहम रिपोर्ट्स का ढेर यहाँ सामने रखा है। इस डीप डाइव का मिशन इन्हीं सोर्सेस को खंगालकर इस नई डिजिटल लड़ाई के हर पहलू को डीपली समझना है। और इस लड़ाई में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉलेज यानी सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है यहाँ। अगर इन नए जमाने के स्कैमर्स के सोचने का तरीका समझ लिया जाए तो इस सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ग्रिड लाइंस की एक नई रिपोर्ट आई है यूपीआई फ्रॉड ट्रेंड्स 2026 पर। उसमें से एक बड़ा बदलाव नजर आता है कि फ्रॉड अब पहले जैसे आम या क्रूड नहीं रहे। हाँ, अब तरीके काफी बदल गए हैं। पहले लोग ओटीपी चोरी करते थे या फिशिंग ईमेल्स भेजते थे, लेकिन अब स्कैमर्स ने माइक्रो स्प्लिटिंग जैसी नई तरकीब निकाल ली है। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो इस टर्म ने मुझे काफी हैरान किया। ये माइक्रो स्प्लिटिंग असल में बैंक सिक्योरिटी को चकमा देने का एक बहुत ही चतुर तरीका है। एक साथ किसी खाते से 50,000 रुपए निकालने के बजाय ये लोग 4,900 या 6,500 रुपए के छोटे छोटे कई ट्रांजैक्शंस करते हैं। लेकिन आखिर इन छोटे अमाउंट्स का ही क्यों चुनाव किया जाता है? मतलब क्या इसके पीछे कोई खास वजह है या बस ऐसे ही? वजह बहुत साफ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने छोटी पेमेंट्स को आसान और तेज बनाने के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं दी हैं जहां एक तय सीमा से कम अमाउंट पर एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन या बार बार ओटीपी की जरूरत नहीं होती। ओह अच्छा, तो वो रूल बेस्ड अलर्ट्स को बाईपास कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बैंक के जो रूल बेस्ड सिक्योरिटी अलर्ट्स होते हैं वो अक्सर इन छोटी रकमों पर ट्रिगर ही नहीं होते, तो फ्रॉड डिटेक्ट होने से पहले ही पैसा निकल चुका होता है। तो बेसिकली सिस्टम की कन्वीनियंस का ही फायदा उठाया जा रहा है। और इसके साथ ही ग्रिड लाइंस रिपोर्ट बताती है कि ये स्कैम्स अब हाइपर कॉन्टेक्सचुअल हो गए हैं। ये एक और खतरनाक ट्रेंड है। हाइपर कॉन्टेक्सचुअल मतलब उन्हें पूरी जानकारी होती है। हाँ, जैसे किसी इंसान ने हाल ही में कोई लोन अप्लाई किया है या कोई इंश्योरेंस रिन्यू होने वाला है तो स्कैमर उस पूरी जानकारी के साथ कॉल करता है। और यही वजह है कि सामने बैठे इंसान को लगता है कि कॉल सच में बैंक या कंपनी से आई है। संदर्भ इतना सटीक होता है कि शक की गुंजाइश ही नहीं बचती। उन्हें पता होता है आपका पिछला ऑर्डर क्या था। ये तो हुई छोटे ट्रांजैक्शंस और कॉल्स की बात, लेकिन मास्टरकार्ड की रिपोर्ट एक अलग ही दुनिया दिखाती है। यहाँ तो लगता है फ्रॉड अब अकेले इंसान का काम ही नहीं रहा। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फ्रॉड पूरी तरह से एक बड़ा उद्योग बन चुका है, जिसे अब इंडस्ट्री में फ्रॉड एज अ सर्विस कहा जा रहा है। फ्रॉड एज अ सर्विस, ये सुनने में ही किसी कॉर्पोरेट मॉडल जैसा लग रहा है। भी वैसा ही,
साइबर क्रिमिनल्स अब एआई का इस्तेमाल करके बड़ी-बड़ी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स की आवाज की हूबहू नकल कर रहे हैं, जिसे वॉइस डीप फेक्स कहा जाता है। यानी डार्क वेब पर अब बकायदा मेनू कार्ड मिलता होगा, किसकी आवाज की नकल करनी है तो इतने पैसे, और फेक वेबसाइट बनानी है तो उसकी अलग फीस। बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। वहाँ स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, कॉल सेंटर की स्क्रिप्ट्स और यहाँ तक कि ऑटोमेटेड टूल्स बिक रहे हैं जो इस काम को आसान बना देते हैं। इसके अलावा मास्टर कार्ड की रिपोर्ट में मेज कार्ड अटैक्स का जिक्र है, जिसका खतरा इन दिनों बहुत बढ़ गया है। ये मेज कार्ड क्या बला है? नाम से तो किसी अजीब से सॉफ्टवेयर जैसा लगता है। मेज कार्ड को एक तरह का डिजिटल जादूगर समझ लीजिए, लेकिन बहुत ही नुकसानदेह है। इसमें स्कैमर्स ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट्स के पेमेंट पेज का बैकएंड कोड छुपचाप बदल देते हैं। बैकएंड कोड बदलना मतलब जब कोई खरीदार अपना कार्ड डिटेल डालता है तो पेमेंट सिस्टम तक जाने से पहले ही उसके डेटा की एक कॉपी सीधे स्कैमर के पास चली जाती है। तो लोग सोच रहे हैं कि सेफ पेमेंट हो रही है क्योंकि वो एक लेजिट वेबसाइट पर हैं, लेकिन डेटा रास्ते में ही गायब हो रहा है। सही पकड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय में लगभग 10,500 से ज्यादा ऐसे हैक्स एक्टिव थे जिन्होंने करीब 2.3 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को कॉम्प्रोमाइज किया। 23 मिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ये फिगर्स सच में डरावने हैं। ये दिखा रहा है कि हैकर्स अब बस टेक्निकल लूपहोल्स का वेट नहीं करते, वो सीधे इंसानी दिमाग और आदत को हैक करने में लग गए हैं। और आदतों की बात करें तो एक आदत जो अब सबकी बन चुकी है वो है QR कोड स्कैन करना। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लोगों की आदत बन चुकी है कि किसी भी दुकान पर गए और फौरन QR कोड स्कैन कर दिया बिना ज्यादा सोचे। ट्रियो साइबर की रिपोर्ट में एक रियल लाइफ उदाहरण दिया गया है जहां एक व्यक्ति का सिर्फ 30 सेकंड में 45,000 रुपए का नुकसान हो गया। हाँ, वो केस काफी चर्चा में रहा था। उसमें स्कैमर्स ने किसी को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर सामान खरीदने का झांसा दिया और एडवांस पेमेंट रिसीव करने के नाम पर एक QR कोड भेज दिया। और सामान्य सोच ये कहती है कि स्कैन करने से शायद पैसे मिलेंगे, जबकि QR कोड स्कैन करने का मतलब ही है पैसे भेजना। ये एक बेसिक रूल है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि पैसे आने के लिए किसी पिन को डालने की जरूरत कभी नहीं होती। और इसमें एक नया ट्रेंड भी जुड़ा है जिसे फिजिकल टेम्परिंग कह सकते हैं। स्कैमर्स अब पार्किंग मीटर्स, पेट्रोल पंप्स या छोटी दुकानों पर जाते हैं और वहां रखे असली QR कोड के ऊपर अपने फेक QR कोड का स्टिकर चिपका देते हैं। ये तो बहुत ही लो टेक पर इफेक्टिव तरीका है। बिल्कुल। दुकानदार और ग्राहक दोनों को लगता है कि पेमेंट ठीक जगह हुई है, लेकिन पैसा सीधे स्कैमर के खाते में जा रहा होता है और जब तक पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। इस सबसे एक बड़ा सवाल जो शायद दिमाग में घूम रहा होगा कि आखिर ये सारा चोरी का पैसा जाता कहाँ है? अगर पैसा डिजिटल है तो बैंक सीधे उस अकाउंट को फ्रीज करके पैसा वापस क्यों नहीं ले आते? ट्रैक करना तो आसान होना चाहिए ना इस डिजिटल जमाने में। ट्रैक करना आसान लगता जरूर है, पर असल में इन स्कैमर्स ने इसके लिए म्यूल अकाउंट्स यानी म्यूल खाते बना रखे हैं। म्यूल खाते? ये टर्म काफी यूज होता है रिपोर्ट्स में। ये होते क्या है असल में? ये खाते आम लोगों के नाम पर होते हैं, पर पूरी तरह स्कैमर के कंट्रोल में होते हैं। इनका एकमात्र काम चोरी के पैसे को इधर-उधर घुमाने और जल्दी से कैश निकालने के लिए होता है। पर ये खाते खुल कैसे जाते हैं? बैंक तो आजकल खाता खोलने के लिए बहुत सारे चेक्स करते हैं, आधार, पैन सब मांगते हैं। ग्रिड लाइंस की रिपोर्ट बताती है कि ये खाते अब सिंथेटिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके खुल रहे हैं। सिंथेटिक आइडेंटिटीज मतलब एकदम नकली? सिंथेटिक आइडेंटिटी का मतलब है कुछ असली और कुछ फर्जी जानकारी को मिलाकर एक नया आभासी अस्तित्व बना देना। जैसे पैन कार्ड का नंबर असली होगा किसी और का, पर नाम और फोटो फेक होगी। और हैरानी की बात यह है कि ये फर्जी पहचान बेसिक KYC चेक्स और यहाँ तक कि फेस ऑथेंटिकेशन भी पास कर लेती है। हाँ, KYC सिस्टम्स में जो गैप्स हैं उनका फायदा उठाया जाता है और इन खातों को चुपचाप खोलकर रखा जाता है। जब फ्रॉड करना होता है तब फंड ट्रांसफर के लिए इनका तुरंत इस्तेमाल किया जाता है। पूरा एक जाल बिछा रखा है। एक खाते से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में पैसा इतनी तेजी से घूमता है कि ट्रैक करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है लॉ एनफोर्समेंट के लिए। इस म्यूल नेटवर्क के स्केल और पैमाने को समझने के लिए तेलंगाना पुलिस का ऑपरेशन क्रैकडाउन एक बेहतरीन उदाहरण है जो रिपोर्ट्स में हाईलाइट किया गया है। ये किसी थ्रिलर मूवी के प्लॉट जैसा लगता है ध्यान से सुने तो।
तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने इस बार पूरा फोकस अपनी डेटा एनालिटिक्स पर रखा। उन्होंने नेटवर्क में उन अनोमलीज को ढूंढा जहां खातों में अचानक से बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, या फिर जहां आईपी एड्रेसेस सस्पिशियस थे। बिल्कुल। और इस एनालिटिकल अप्रोच के जरिए उन्होंने 4775 म्यूल अकाउंट्स की पहचान की जो इस नेटवर्क का हिस्सा थे। और उसके बाद का एक्शन भी उतना ही मैसिव था। 500 से ज्यादा पुलिस वालों ने 16 जिलों में 137 बैंक ब्रांचेस पर एक ही वक्त में छापामारी की। सोचिए स्केल क्या रहा होगा। इस ऑपरेशन से दो बड़ी बातें सामने आई। एक तो ये कि फ्रॉड नेटवर्क्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा और कितना डीपली फैला हुआ है हमारे सिस्टम में। और दूसरी बात जो और भी चिंताजनक है वो ये कि इसमें बैंक ऑफिशियल्स या उनके एजेंट्स की मिली भगत की संभावना बहुत ज्यादा दिखी। इतने सारे मूले खाते बिना किसी अंदरूनी मदद के खुलना आसान नहीं है। ये तो पूरा एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम ही चल रहा है उनका अपना। एक और चीज जिसने सबको हैरान किया है इन रिपोर्ट्स में वो है खाते पर कब्जा करने के नए तरीके, जिसे सटल अकाउंट टेक ओवर या एटीओ कहा गया है। पहले सुना जाता था कि लोग सिम स्वैप करते थे अकाउंट हैक करने के लिए, जिसमें थोड़ी टेक्निकल मेहनत लगती थी। पर अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती स्कैमर्स को। वो किसी न किसी बहाने से लोगों को कॉल करते हैं, जैसे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर या बैंक का एजेंट बनकर, और फिर बातों में उलझाकर उनसे किसी रिमोट एक्सेस या स्क्रीन शेयरिंग ऐप को डाउनलोड करवा लेते हैं उनके फोन पर। और एक बार स्क्रीन शेयर हो गई तो स्कैमर वो सब देख सकता है जो फोन की स्क्रीन पर चल रहा है। लोग खुद अपना यूपीआई पिन डालते हैं और एक तरह से खुद ही सिस्टम के दरवाजे स्कैमर्स के लिए खोल देते हैं। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आता है कि सिर्फ खाता खोलते वक्त स्टैटिक केवाईसी करना अब काफी नहीं रहा। बैंक्स को अब लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी ट्रांजैक्शंस की, जिसे रियल टाइम नेटवर्क एनालिसिस कहते हैं टेक की भाषा में। बिल्कुल सही। बैंक्स को डिवाइस फिंगरप्रिंट्स और जियो बिहेवियर पैटर्न्स पर ध्यान देना होगा। ये जियो बिहेवियर पैटर्न मतलब अलग लोकेशन से आ रहे हैं और वो पैसा तुरंत निकाल लिया जाता है, तो बैंक के सिस्टम को फौरन एक रेड फ्लैग रेज करना चाहिए। एक पैटर्न को पहचानना होगा। एसेंशियली इस रियल टाइम लड़ाई में कानून और सिस्टम कहां खड़े हैं इस पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल का केस यहां बिल्कुल फिट बैठता है सिचुएशन को समझने के लिए। हाँ, ये पीआईएल काफी चर्चा में आई। ये 61 साल के एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय पंकज निगम जी ने दायर की है। उनकी स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। वो एक प्रॉपर्टी वेबसाइट के जरिए किराए का घर ढूंढ रहे थे और उस चक्कर में यूपीआई फ्रॉड का शिकार हो गए। इस धोखे में उनका करीब 1,24,616 रुपए का नुकसान हो गया। एक रिटायर्ड इंसान के लिए ये बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे निराशाजनक हिस्सा फ्रॉड होने के बाद शुरू होता है। वही सबसे बड़ी परेशानी थी। जब उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज की तो सिस्टम उन्हें उस फ्रॉस्टर के बैंक अकाउंट या आइडेंटिटी की कोई जानकारी ही नहीं दे पाया जहां उनका पैसा गया था। और यही वजह है कि उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जब सिस्टम अलग अलग हिस्सों में बटा हो, एक जगह से जानकारी नहीं मिलती तो आम आदमी का परेशान होना लाजमी है। इसीलिए इस पीआईएल में कुछ बहुत ही ठोस मांगे रखी गई हैं, जैसे यूपीआई एप्स, बैंक्स और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक ही इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कही गई है ताकि डेटा आसानी से शेयर हो सके। साथ ही 10 लाख रुपए से कम के यूपीआई फ्रॉड्स के लिए एक E0 FIR फ्रेमवर्क बनाने का सुझाव दिया गया है, जिससे इन्वेस्टिगेशन बिना रुके तुरंत शुरू हो सके। इस पीआईएल में आरबीआई का जो डेटा पेश किया गया वो भी बहुत कुछ बयान करता है हालात के बारे में। यूपीआई फ्रॉड जहां एक वक्त फाइनेंशियल ईयर 21 में 111 करोड़ रुपए का था, वो तेजी से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 23 में 573 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये आंकड़े सच में डराते हैं और दिखाते हैं कि सिस्टम में सुधार की सख्त जरूरत है। हालांकि अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो सरकार ने इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए जरूर हैं। जैसे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत एक 1930 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। हाँ, ये नंबर फ्रॉड होते ही तुरंत एक्शन लेने के लिए बनाया गया है और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी भी काफी दिलचस्प है और इफेक्टिव भी है। ये हेल्पलाइन सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम यानी CFC-FRMS से जुड़ी हुई है। ये सिस्टम वाकई एक अहम कड़ी साबित हो रहा है लड़ाई में। इसमें 85 से ज्यादा बैंक्स, पेमेंट वॉलेट्स और इंटरमीडियरीज एक साथ कनेक्टेड है। इसका फायदा ये है कि जब इस नंबर पर फ्रॉड की शिकायत होती है तो पूरी कोशिश की जाती है कि उस ट्रांजैक्शन को रियल टाइम में फ्रीज कर दिया जाए
ताकि स्कैमर वहां से पैसा निकाल ही ना पाए। और इस प्लेटफॉर्म पर एक और अच्छी बात यह है कि लोग बिना अपनी पहचान पब्लिक किए यानी गुमनामी में भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम की तैयारी तो चलिए अपनी जगह है, पर पब्लिक अवेयरनेस भी एक उतना ही बड़ा फैक्टर है। और उसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए पिछले दिनों 10 फरवरी 2026 को सेफर इंटरनेट डे मनाया गया। इस बार का थीम काफ़ी प्रासंगिक था। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो थीम था स्मार्ट टेक, सेफ चॉइसेस, एक्सप्लोरिंग द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई। एआई के इस नए दौर में जहां डीप फेक्स और वॉइस क्लोनिंग जैसी चीज़ें इतनी आम हो रही हैं, वहां इन मैनिपुलेशंस को पहचानने की एडवाइजरी देना बहुत ज़रूरी हो गया था। जागरूकता तो बढ़ रही है, लेकिन अब एक ऐसे बदलाव की बात करते हैं जिसने इंडस्ट्री में सबका ध्यान खींचा हुआ है। 1 मार्च 2026 से एक ऐसा नियम लागू हो गया है जो रोजमर्रा की डिजिटल आदत को पूरी तरह बदल कर रख देगा। ये सिम बाइंडिंग का नियम है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी ने नए टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 के तहत लागू किया है। अभी ये खासकर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर लागू होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि मैसेजिंग ऐप जिस नंबर से रजिस्टर किया गया है वो फिजिकल सिम कार्ड उसी फोन के अंदर होना ही चाहिए। ऐप अब लगातार चेक करेगा कि सिम डिवाइस में मौजूद है या नहीं। और जो लोग व्हाट्सएप, वेब या डेस्कटॉप पर चैट करते हैं अपने कंप्यूटर्स पर, उनका हर 6 घंटे में ऑटो लॉग आउट हो जाएगा। इस नियम के बाद दोबारा यूज करने के लिए प्राइमरी डिवाइस से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। कंपेनियन मोड जैसी ये सुविधाएं अब इस कड़े नियम के दायरे में आएंगी। ये नियम सच में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है डेली यूसेज में। यहाँ पर अगर हम दोनों पक्षों को निष्पक्ष तरीके से समझें, क्योंकि इस पर काफी बहस है, तो सरकार का इसको लागू करने का तर्क सीधा साइबर फ्रॉड रोकना है। डीओटी का मानना है कि स्कैमर्स पहले ओटीपी चुराकर एक बार अकाउंट एक्टिवेट कर लेते थे, फिर उस अकाउंट को किसी विदेश से चलाकर लोगों के साथ डिजिटल अरेस्ट या जॉब स्कैम्स के फ्रॉड करते थे बिना ट्रेस हुए। तो सिम बाइंडिंग का मकसद इस रिमोट ऑपरेटेड फ्रॉड को जड़ से रोकना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो टेक ग्रुप्स और ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम जैसे संगठनों ने इसकी लीगैलिटी पर सीधे सवाल खड़े किए हैं अपनी रिपोर्ट्स में। उनका मानना है कि ये टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के दायरे के बाहर का कदम है। उनका मुख्य तर्क ये है कि इससे आम यूजर की सुविधा में बड़ी रुकावट आएगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑफिस के काम के लिए लगातार मल्टी डिवाइस लॉगिन पर निर्भर करते हैं। एक तरह से सिक्योरिटी बढ़ाने के चक्कर में आम रोजमर्रा का काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इस पर दोनों तरफ के अपने अपने ठोस आर्गुमेंट हैं जो यहाँ रखना जरूरी था। और ये कड़ी मॉनिटरिंग सिर्फ मैसेजिंग ऐप्स तक सीमित नहीं है। अब अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एनपीसीआई की यूपीआई ऑडिट का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। एक इतना बड़ा पेमेंट इकोसिस्टम बिना लगातार चेक्स के सुरक्षित नहीं रह सकता कभी भी। इसलिए अब सभी बैंक्स और थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स, जिनको टीपीएपी कहते हैं, उनको कड़े ऑडिट से गुजरने को कहा जा रहा है। इस ऑडिट में आखिर देखा क्या जाता है डिटेल में, क्योंकि ट्रांजैक्शंस के पीछे तो वैसे भी काफी कॉम्प्लेक्स टेक लेयर्स होती हैं पहले से ही। इसमें कुछ बहुत ही टेक्निकल और अहम पहलू चेक किए जाते हैं, जैसे डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए क्या हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं। हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स मतलब कुछ फिजिकल सिक्योरिटी हार्डवेयर? हाँ, ये मॉड्यूल्स एक तरह की फिजिकल और डिजिटल तिजोरियां होती हैं जहां इंक्रिप्शन कीज को इस तरह स्टोर किया जाता है कि उन्हें हैक करना लगभग नामुमकिन होता है बाहर से। साथ ही सिक्योर डिवाइस बाइंडिंग और रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम का टेस्ट भी इस ऑडिट का हिस्सा होता है। और प्रीपेड कार्ड्स या डिजिटल वॉलेट्स की बात करें तो वहां भी नियम तेजी से बदल रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2030 तक इंडिया का प्रीपेड कार्ड और डिजिटल वॉलेट मार्केट लगभग $210 बिलियन का हो जाएगा। इसमें एंटरप्राइजेज और कॉर्पोरेट खर्चों का बहुत बड़ा हिस्सा होगा आने वाले समय में। इसीलिए आरबीआई के नए रूल्स और कड़ी केवाईसी गाइडलाइंस इस सेक्टर को अब इतनी बारीकी से रेगुलेट कर रही हैं ताकि तेजी से होती इस ग्रोथ में सुरक्षा कहीं पीछे ना छूट जाए सिस्टम से। तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? वही अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो बात साफ है कि यूपीआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान किया है, ये हम सब मानते हैं। लेकिन इस आसानी की एक कीमत भी है जो हम चुका रहे हैं। एक समय था जब हमें लगता था कि पेमेंट बस एक टैप या एक क्लिक में एकदम सीमलेस होनी चाहिए बिना किसी रुकावट के। लेकिन आज का नया सच ये निकल कर आ रहा है कि अब फ्रिक्शन यानी रुकावट ही सुरक्षा का सबसे बड़ा जरिया बन गया है इस इकोसिस्टम में। चाहे वो सिम बाइंडिंग की 6 घंटे वाली ऑटो लॉग आउट लिमिट हो या सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस पर बैंक के द्वारा लगाए गए नए फ्रॉड डिटेक्शन चेक्स,
ये सब उस सीमलेस अनुभव में जानबूझकर डाली गई रुकावटें हैं अब। ताकि साइबर क्रिमिनल उस आसानी का फायदा आसानी से न उठा सकें और सिस्टम को वेरीफाई करने का थोड़ा वक्त मिल जाए। पर इस पूरे विश्लेषण को सुनने के बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बहुत जरूरी और शायद थोड़ा चिंताजनक सवाल सामने खड़ा होता है। आज फ्रॉड रोकने के लिए हर डिजिटल कदम को रियल टाइम में ट्रैक और बाइंड किया जा रहा है लगातार। सिस्टम हर पल ये जानने की कोशिश कर रहा है कि किस वक्त कहां से लॉगिन हो रहा है और किस एग्जैक्ट डिवाइस से पैसा जा रहा है। लेकिन कल को अगर फिजिकल पहचान और हमारी डिजिटल आइडेंटिटी पूरी तरह से एक ही हो गई सिस्टम में, तो क्या इस हाइपर सिक्योर्ड और कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड इकोसिस्टम में प्राइवेसी यानी हमारी निजी जिंदगी के लिए कोई जगह बचेगी आगे चलकर? और उससे भी बड़ा प्रश्न उन लोगों का है जो आज भी एक ही डिवाइस या एक स्मार्टफोन को पूरे परिवार के साथ शेयर करते हैं अपने घरों में। क्या ये नया सिस्टम जो हर अकाउंट को एक ही डिवाइस और एक ही इंसान से स्ट्रिक्टली जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उन्हें इस डिजिटल दौर में फाइनेंशियली पीछे तो नहीं छोड़ देगा? ये सच में आगे आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है, जिसे हम सबको मिलकर देखना होगा। ये आखिरी विचार वाकई गहराई से सोचने वाला है और इस पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी। जैसे जैसे ये डिजिटल दुनिया आगे बढ़ेगी और नई टेक्निक्स आएंगी, ऐसे कई नए सवाल उभरकर सामने आते रहेंगे। उम्मीद है कि इन सभी सोर्सेज, आंकड़ों और नए ट्रेंड्स के इस विश्लेषण से इन डिजिटल लड़ाइयों के पीछे की सच्चाई को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी आज। इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।